हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वॉइस स्टडी पर पार्ट 1 अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, एग्जाम से पहले अंतिम तैयारी का पहला दिन चालू हो चुका है और शानदार सेशन क्रैक द मैथ आपके सामने है, स्पेशली फॉर आरआरसी ग्रुप डी। इससे बाहर ना कुछ जाएगा और ना कुछ जाना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट एवर प्रैक्टिस सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और तैयारी करते हैं शुरुआत से। मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस सेशन के क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये फील आएगा कि हर दिन आप एक पेपर फोड़ रहे हो। जब आपको सीखने को मिलता है तो उस क्वेश्चन को सीखिएगा, तसल्ली रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं बन पा रहा है, मैं सिखाऊंगा तभी बन पाएगा। और ये प्रैक्टिस अब लगातार चलने वाली है एग्जाम तक। तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिए शेयर, मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से शेयर कर दीजिए, ये आपका काम है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एसएससी और किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा एक ही बैच सॉलिड है, जो कि फाउंडेशन बैच है। 5 बजे अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में चलता है और 6:30 बजे सीएचएसएल का बैच चलता है एडवांस मैथ के लिए। इसके जो मेरा फाउंडेशन बैच है ना, इससे तो आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर सकते हो, जिसको डिटेल में पढ़ना हो, पूरा पूरा डिटेल, मतलब डिटेल का भी डिटेल। और सारे बैच और मिलेंगे, यानी कि अन्य सभी सब्जेक्ट की फैकल्टी आपको मतलब इसी फीस में मिलने वाली है। 12 और 24 महीने का लो और साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा डालो और डिस्काउंट पा डालो। और ये इस मंथ में लास्ट ऑफर है, जहां पर आपको डेफिनेटली 10% का मिलेगा डिस्काउंट। उसके बाद डिस्काउंट आपका कम भी हो सकता है। ठीक है भाई साहब, तो साहिल 10 लगाकर आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेके 10% का डिस्काउंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों का भी आप जवाब दीजिएगा पहले, लेकिन साथ के साथ आपको रात को 8 बजे वाला सेशन भी लेना है। आप पूछते हो ना कि सर क्या क्या करें सिलेक्शन हो जाए, चाहते हो ना सिलेक्शन? 1 लाख वैकेंसी है, इससे बड़ा मौका नहीं आएगा, बस अपनी जी जान लगा दीजिए। अब बस आप तो रात को 8 बजे वाला सेशन भी जरूर लीजिए, जो अनअकैडमी पर होता है। उसका नाम ये बड़ा भाई है, कैच द मैथ, बड़ा भाई है। ठीक है, तो बस लिंक आपको कमेंट बॉक्स में इसका मिल जाएगा। अनअकैडमी पर होता है, साहिल 10 कोड लगाकर आप फ्री सेशन ले सकते हैं, ये भी फ्री है। एसएससी एग्जाम पर आपको जाना है, मैं तरीका बता रहा हूं। स्पेशल क्लास पर आपको जाना है, फिर साहिल खंडेलवाल को आपको फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद मेरी प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद में आपको मेरी प्रोफाइल के अंदर जाना है और स्पेशल क्लास की टैब में सी ऑल पर जाना है। ठीक है, और 8 PM वाली आपको क्लास देख लेनी है, जो कि डेली चलती है। और साहिल 10 एज ए इनवाइट कोड लगाना है आपको। ठीक है, साहिल 10 एज ए इनवाइट कोड आपको लगाना है। ठीक है, आपका फिर हो जाएगा काम। और आप सटीक एनालिसिस के लिए आप इस नंबर को सेव करके रख सकते हैं, और कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो मुझे भेज देना, आज पेपर भी है। चलिए, मैं अब आपसे थोड़ी सी 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरे विचार आया है, मैं लाइव टेस्ट लेना चाहता हूं, तो मैं कितने लाइव टेस्ट आपके एक वीक में करवाऊं, ये आप मुझे बता दो कि लाइव टेस्ट कितने करवाऊं। लाइव टेस्ट का मतलब 25 क्वेश्चन का सेट होगा, एक 25 क्वेश्चन का आपका सेट होगा। तो मैं कितने आपके लाइव टेस्ट करवाऊं एक वीक में, ये मुझे बता दो। और कब कब करवाऊं, एक बार हम देख लेते हैं। तो मेरे दिमाग में 2 चीजें आ रही हैं। बोले यार, एक तो संडे ले लेते हैं और एक ले लेते हैं थर्सडे। आपका क्या विचार है, एक बार मुझे बता दीजिए बस, है ना। अभी मैं पहले 2 से स्टार्ट करूंगा। दो आपके टेस्ट करवाने वाला हूं। 2 लाइव टेस्ट का मैंने विचार किया है, एक तो संडे और एक थर्सडे। हाँ, क्लियर है ना। एक संडे को, हाँ, अरे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है क्या, टॉपिक वाइज से कभी भी नंबर नहीं आ सकते आपके, है ना। टॉपिक वाइज अगर टेस्ट होगा तो मजा नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि पेपर तो मिक्स आता है। ठीक है, तो आप इनमें से डिसाइड कर लो, या फिर मैं अभी एक ले लेता हूं संडे को। तो जैसा भी होगा मैं आपको प्लान कर लूंगा। और ये टेस्ट अनअकैडमी पर होंगे, है ना, ये ध्यान रखना। और ये फ्री होंगे, कोई इसका मतलब चार्ज नहीं है। और ये सेशन वाइज होंगे, जैसा कि हमारा कैच द मैथ होता आ रहा है, लेकिन इसका टाइमिंग अलग होगा। टाइमिंग मैं आपसे बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये मैं प्लानिंग आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये मेरे हाथ में है बस। ओके, ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने तो एक सलाह दी है कि मैं लाइव टेस्ट भी करवाऊंगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कृपया करके ध्यान दीजिए। आपका समय शुरू करता हूं अब, और ये पहला क्वेश्चन ये लीजिए आपके सामने, कम ऑन।
समय सीमा मैंने समाप्त कर दी। पहला क्वेश्चन आपके सामने था। जिस बच्चे को नहीं आता मैं उससे कहूंगा कि टेंशन मत लो, ये शुरुआत है, ना भी आए तो तैयार हो, बस सीखने के लिए तैयार रहो। आइए प्लीज चुप रहिएगा। अब यूट्यूब पर कैसे, यूट्यूब पर ये सेशन चलता रहा है। अब देखिए आप, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब आपको बोला जा रहा है कि आपकी दो संख्याएं हैं, उनका लैसे पे दे रखा है, उनका मैसे पे दे रखा है। आपको ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जिस पर एनटीपीसी ने इतने क्वेश्चन पूछे हैं, हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछे हैं। क्यों, सही कह रहा हूं ना? यस सर। तो ये फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। सर इसका यहां क्या काम, रिलेशन बनाने वाला काम है ना, कि P इंटू क्यू बराबर हो रहा है कैपिटल P और कैपिटल Q। क्या बात है, यानी कि P इंटू क्यू बराबर हो रहा है कैपिटल P एंड कैपिटल Q। सर यहां से क्या हो जाएगा? अब एक चीज और दे रखी है आपको, रिलेशन, यानी कि अगर आप इस कैपिटल P के साथ में कैपिटल Q को ले जाते हो और Q के साथ में स्मॉल p को ले जाते हो तो ये बन गया भाई, इसको ये बन गया। चलिए अब मैं चाहता हूं कि आप इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, कारण आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको संबंधी तो निकालना है। जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा है तो आपको संबंध निकालना है। तो जब आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2p और q बराबर छोटा q स्क्वायर प्लस छोटा p स्क्वायर प्लस 2qp। और आपको जानकर के काफी अच्छा लगने वाला है कि सर जब PQ आपका इसके बराबर है तो 2PQ भी आपका 2 कैपिटल P एंड कैपिटल Q के बराबर होगा। यानी कि ये दोनों आपस में कट गए। अगर ये दोनों आपस में कट गए तो क्या रिलेशन आ गया? मजा आ गया। पहले प्रश्न में सीखने को मिला, छोटी छोटी चीजें ही सीखने को मिलती हैं डियर, और यही आपका उत्तर बना दिया और यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और ये निश्चित है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहें। तो आपका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर, आपके सामने उत्तर होगा ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होने वाला है। मजा आ गया? पहले क्वेश्चन बढ़िया लगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लाइक वाइक करते रहिएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, आराम से करिए, एक एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, एक एक क्वेश्चन। चलिए समय सीमा समाप्त हो गई। सर कैसे करेंगे? हमें ऐसे क्वेश्चन को समझाइए, आप डीपली समझाइए। हाँ, एक एक क्वेश्चन समझाने के लिए आया हूं, क्योंकि इसी से ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा आपका। सर क्या है? बोले 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगानी पड़ेंगी। यानी कि कभी भी आपसे वर्गाकार टाइल्स पूछे कि कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाऊं, तो हमेशा देखिए उस बड़े हॉल का क्षेत्रफल, जो बड़ा हॉल है जिसमें टाइल्स लगानी है, और अपॉन उस टाइल का क्षेत्रफल, और टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा? टाइल आपकी क्या है? वर्गाकार है। टाइल आपकी क्या है? वर्गाकार है। उस टाइल का क्षेत्रफल। तो सर कैसे करेंगे? सबसे जरूरी चीज है कि उस टाइल की भुजा निकालना। टाइल की, जो टाइल हम लगाते हैं ना, उसकी भुजा तो निकालो, उसकी साइड तो निकालो पहले। तो सर साइड कैसे निकालूं? एक बच्चे के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि सर ऐसे प्रश्नों में मैं साइड कैसे निकाल पाऊं। आइए सिखाता हूं आप लोगों को। जब कभी भी बोला जा रहा है कि एक 68 मीटर लंबाई है और 51 मीटर आपकी चौड़ाई है, तो इन दोनों में ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? यानी कि इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है? तो मैंने इसके टुकड़े कर दिए, 17 चौके 68 और 17 तिया 51। तो आप मुझे बताइए इन दोनों भुजाओं में उपस्थित अधिकतम भुजा कौन सी है? आप ये बोलेंगे जो अधिकतम भुजा है वो 17 है। यानी कि आपकी जो टाइल की भुजा होगी, टाइल की भुजा जो होगी
वही क्या होगी, 17 होगी। यानी कि जो डायमेंशन दी गई है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया, मैसे पे निकाल दिया। आराम आराम से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि काम की चीज है, क्योंकि जब मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको खुद करने पड़ेंगे इस पर। तो टाइल की भुजा आ गई सर। अब वर्ग है, अगर वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो बड़े हॉल का क्षेत्रफल 68 लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा कितनी है 17 गुणा 17। तो जितनी टाइल्स बनेंगी निकाल दो। तो 17 चौके 68 और 17 तिया 51, 4 तिया 12। तो आपकी कितनी टाइल्स लगनी चाहिए, तो कम से कम आपकी इतनी टाइल लगेंगी 12। तो कम से कम आपकी कितनी टाइल लगने वाली है, 12 लगने वाली है। तो आपको क्या करना है मैं आपको समझ बताता हूं। सर हम अपनी सोच को कैसे डेवलप करें ऐसे क्वेश्चन के लिए। आइए, गलती कहां करोगे आप, क्या करोगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दोगे और 17 आंसर देकर आ जाओगे। पहली गलती हो गई। जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब कभी भी संख्या पूछे कि कितनी कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता है, संख्या पूछे तो हमेशा एचसीएफ को डिवाइड किया जाता है। तो जो 17 एचसीएफ था ना वो हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाता कि अधिकतम भुजा की लंबाई बताओ जिसकी टाइल है, तो उसका आंसर क्या आता। अगर ऐसा पूछा जाता कि इन दोनों से 68 और 51 से, कैसे पूछा जाता कि 68 मीटर एवं 51 मीटर में से टाइल की अधिकतम भुजा क्या हो सकती है, वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा क्या हो सकती है, तब आंसर क्या आता, वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा यानी कि मैक्सिमम साइड, तब आपका उत्तर 17 निकल कर आता। क्लियर है ना, भुजा पूछी जाती तो, और टाइलों की संख्या पूछी जा रही है तो आपने 17 का डिवाइड करना है दोनों में। क्लियर है भाई साहब, मजा आया। देखो ऐसी समझ में आएगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखते हैं कौन विद्यार्थी करता है 20 सेकंड के अंदर अंदर। कम ऑन। टाइम्स अप हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के दोनों तरीके बताने वाला हूं, हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, और ये पेपर में आने वाला है, आपके ग्रुप डी के पेपर में ये निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा तीसरे चौथी शिफ्ट में, ये पहले बोल देता हूं। लोग अब आइए आप, तो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, मैंने इसको मान लिया k के बराबर, मान लेते हैं, ये बेसिक मेथड है। क्यों, जिससे कि a बराबर कितना आ जाएगा 3k, b बराबर कितना हो जाएगा 4k, और c बराबर हो जाएगा 7k। बस पुट कर दो, और क्या है, तो a b c 7 और 7 14k बराबर c की वैल्यू कितनी है 7k। तो k से k कट जाता है, इसलिए मानना या ना मानना बात बराबर है। तो उत्तर हमेशा क्या निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। तो 2 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई वीडियो को शेयर वेयर करते जाइए, लाइक वाइक करते जाइए सॉलिड तरह से। देखिए सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाँ अगर अपॉन में दे रखा हो तो a बराबर आप 3 मान लो, b बराबर 4, c बराबर 7, बात वही है, पुट कर दो बस। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न, उड़ाइए जामा उड़ाइए भाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। लेट नहीं होना है और रेगुलर आना है, मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम निकालो पढ़ाई के लिए यार। हाँ आज एनटीपीसी का एनालिसिस भी होगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सर ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसा प्रश्न, यह प्रश्न किसका है, डिविजिबिलिटी यानी कि भाजकता के नियम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, भाजकता के नियम पर निर्भर करता है। यह जो आपका क्वेश्चन है भाजकता के नियम पर निर्भर करता है। बोला गया है कि यह जो पूरी संख्या दे रखी है 2 3 5 8 3 ए एंड बी, वह आपका
80 से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित होना चाहिए? 80 से। तो आप एक नोट लिख लो या फिर एक तरीका सीख लो, कृपया करके ध्यान दो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, अरे पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगा, आप उसकी टेंशन मत लो, आप इसकी टेंशन लो कि मैं रियल टाइम यही समझ के जाऊंगा, क्योंकि पीडीएफ पड़ी रह जाती हैं, काम नहीं होता है उनसे। आप कोशिश ये करो कि लाइव आओ, अधिकतम लाइव आओ और यहीं से समझ के जाना है, बार बार टेंशन नहीं लेनी, पूरे दिन का काम करके जाना है। आप कृपया करके ध्यान दीजिए बस थोड़ा सा। आइए, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी संख्या को मुझे 80 से भाजकता चेक करनी है कि वह संख्या 80 से डिविजिबल हो, तो दोस्तों कभी भी याद रखना कि अगर कोई भी गुणज में 10 आ रहा है तो उसका काम पहले ही कर दो, आप 10 को पहले ही उड़ा दो। तो यानी कि सर इसका मतलब मैं b को 0 मान लूं? हाँ, क्योंकि जब b 0 होगा ना तभी 10 डिवाइड हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं कि अगर आपका b 0 होगा, ये कब है नियम? ये केवल और केवल 0 वाले केस के लिए। ये कब है? ये केवल 0 वाले केस के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, 40 भी होता तो मैं अंतिम वाले को 0 मान लेता। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अब इस संख्या का काम तमाम हो गया। यस, अब आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। यानी कि सर अगर मुझे अब 8 से भाजकता चेक करनी है तो मैं कैसे चेक करूंगा? क्योंकि 10 से तो b को तो 0 मान लिया, अब 8 से कैसे करूंगा? तो आपको अंत के 3 लेने हैं बस, 8, 3 और a। सर b क्यों नहीं लिया? उसको नहीं लेना, उसका तो काम आपने 10 से कर दिया। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं, 8 से अगर ये भाजक है तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो आपका a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। b की वैल्यू 0 हो ही गई, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? चीजें आपको समझ में आई? समझ में आ रहा है भाई? मजा आ रहा है? तो सर ऐसा क्यों करते हो आप? क्योंकि 8 से भाजकता का नियम यही होता है। नियम सुन लो, 8 से भाजकता का नियम क्या होता है? जब किसी संख्या के अंत के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, वही संख्या 8 से भाजकता दिखा पाएगी। सर b क्यों नहीं लिया? क्योंकि b का काम हम पहले ही कर चुके हैं। ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को। क्लियर है माय डियर? चलिएगा भाई, लाइक वाइक शेयर वेयर करते रहिए। अगला प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न करके बताइए, दिमाग लगाइए। कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो डेली चलेगा डियर, है ना? तो कैसे करेंगे? देखो, नियम नियम की बात है सर, नियम नियम की बात है, और उस नियम को ही हमें सुधारना होगा। उस नियम के बारे में हमें चर्चा करनी होगी। चलो देखिएगा क्या हो रहा है। अगर जब कभी भी लिख लो, मैं आपको एक एक चीज समझाता जाऊंगा। 1/a का घात अगर इनवर्स हो तो यह किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। अगर मैं कहता हूं सर इसका मतलब ये 1/3 का जो इनवर्स है ये किसके बराबर हो जाएगा? 3। और सर ये जो 1/4 का इनवर्स है ये हो जाएगा 4। यस, और इसके ऊपर जो इनवर्स है वो हो जाएगा इनवर्स। ठीक है सर, यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई संकट? बोले नहीं है गुरुजी, चलने दीजिए आप। अगर मैं कहता हूं कि सर ये बात है तो ये कितना निकल कर आ रहा है? -1 की घात -1। आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब इसको रूल तो वही है ना सर, a की पावर अगर -n है तो ये क्या होता है? 1/a की घात n होता है। सिंपल। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/-1। तो उत्तर कितना आएगा? -1। क्लियर हो गया माय डियर? तो आपका जो आंसर होगा वह होगा -1। तो गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां बच्चा गलती करके आता है, आपको समझना होगा। नियम बिल्कुल आपके सामने लिखे हुए हैं। आप ये देखिए, एक नियम ये काम किया और एक नियम आपका ये काम किया। सर इस पे हम कैसे करेंगे? देखो कॉन्सेप्ट समझो ना, गलती होने दो यार, गलती से तो सीखेंगे हम लोग। देखिए कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं लिख देता हूं 2 की घात -1, तो ये क्या है? सर ये एक्चुअल में 1
2 की घात 1 हो गया। यानी कि अगर किसी भी पावर को माइनस में दे रखा है और अगर उसको पॉजिटिव में करना है तो 1/a की घात n लिख दो, क्या दिक्कत है। अगर मैं इसको लिख देता हूं 2 की घात -2 तो आप इसे क्या लिखेंगे, 1/2 की घात 2। कोई दिक्कत। अगर मैं लिख देता हूं 1/4 की घात -2 तो क्या आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 1/4 की घात -2, इसको क्या लिखोगे बताओ, जल्दी बताओ ना। अभी समझाया ना आपको यार कि आप इसको उल्टा कर दो और ये पॉजिटिव बना दो, बस 16 है ये हुई ना बात, कॉमन सेंस। अगर -1 है तो ये +1 हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें इस तरह से होती हैं, 1/, में भी ले जा सकते हो, अगर 1/, को सीधा भी कर सकते हो। क्लियर हो गया भाई साहब, मजा आ रहा है, लाइक करते रहिए बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न ये लीजिए आपके सामने, कम ऑन, तसल्ली से करना, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए एक बच्चा कह रहा है सर फास्ट कराओ, फास्ट कराने से समझ में नहीं आएगा ना, समझना जरूरी है चाहे कितना भी टाइम लगे। ठीक है चलिए आइए समझते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन की जब इस तरह से आपकी मतलब थोड़ी सी टिपिकल आपका डेटा आ जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, बोले यार कैसे करूंगा सर, समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैंने कहा भाई थोड़ा तसल्ली करो, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो पहले। बोले क्या क्या मेथड हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है लड़कियों की संख्या और लड़के, तो मैंने देखा सर ये बॉय है ये गर्ल्स हैं, ठीक है, और बॉय कितने हैं 15 हैं, लड़कियां कितनी हैं 30 हैं। ओके समझना पहले है ना, आपने पहले क्या लिखा है, इनका नंबर से लिखा है कि भाई संख्या में ये इतने इतने हैं, ठीक है सर। ओके अब बात कर रहे हैं पूरी क्लास, यानी कि आपको एवरेज की अगर मैं बात करना चाहूं तो आपका एवरेज कितना दे रखा है, लड़कों का दे रखा है 58, ठीक है, और ओवरऑल दे रखा है 47 7/15 किलोग्राम। सब बात ऐसी चल रही है यार, क्या कर सकते हैं अपन। चलिए अब यार मेरे दिमाग में 2-3 चीजें चल रही हैं कि मैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दूं, तो मैंने ये देखा क्यों ना सर इसमें आप वेटेड एवरेज लगा दो, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी, तसल्ली भी रहेगी, समझ में भी आ जाएगा। बोले वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं, बोले ये जो रेशो दे रखा है इसको आप 1:2 बना दो ना। हाँ यार ये बात तो सही है, क्योंकि अगर आप इसको 1:2 बना देते हो आप 3 अनुपात में बटेगा, तो इसको आप x मान लो जो निकालना है। तो 58 × 1 58 × 1 प्लस 2 × x 2 × x बराबर, ये भी तो औसत है, और इसको आप पूरा लिखो, गुणा मत करो अभी, यही तो बेवकूफी हो जाएगी कि हम गुणा करने बैठ जाएं कहीं। इसको कर दो 3 से गुणा। क्यों सर यहां 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 और 1 मिलाकर 3 ही तो बन रहा है यार, बॉय और गर्ल मिलाकर, ये तो ओवरऑल एवरेज है ना। तो इसको मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया इसको कहते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज से आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान हो गया सर। बोले आप सॉल्व करते हैं, आइए तो मैं इसको अगले पेज पर ले जा रहा हूं। ओके सही है ना, 58 प्लस 2x बराबर, आराम आराम से समझा रहे हैं, आराम आराम से है ना, 3 का गुणा करेंगे सर, ये इसका मतलब ये होता है 47 × 3 प्लस 7/15 × 3। हाँ ये बात सही है, जितनी अच्छी कैलकुलेशन कर पाओगे उतना ही फायदा हो जाएगा आपको। 3 से आपने काटा 5 बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 47 तिया कितना हो गया, 7 तिया 21, कैरी आया 2, 7 तिया 4 तिया 12 और 2 14। 141 में से आप 58 घटा दीजिए पहले तो, और 7/5 को साइड में रहने दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी चीज है यहां पर।
अब मैंने इसको लिख दिया 141 में से अगर मैं 58 को घटाता हूं, क्योंकि 47 इंटू 3 मेरे पास कितना हो रहा है, 47 इंटू 3 141 में से अगर मैं 58 को घटा रहा हूं तो ये मेरे पास निकल कर आएगा 2x प्लस 83 प्लस 7/5। अब देखना मजा आएगा। देखो अगर आप जब 2 का डिवाइड करोगे तो x बराबर 83/2, क्या बात है, कैलकुलेशन देखिए आप तो बस 7/10, तो यानी कि 83/2 कितना हो जाएगा, 41 दूनी 82, 41.5, ये हुई ना बात, प्लस 0.7, इतनी प्यारी कैलकुलेशन, 42.2 आंसर आ रहा है। मजा आ गया क्या? मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, हां टाइम लगा, क्योंकि क्वेश्चन हर तरह का आएगा, भाषा, लैंग्वेज, कैलकुलेशन, ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जिन्होंने एलिगेशन से किया है, एलिगेशन भी सही है, लेकिन इस मेथड में भी तो कोई बुराई नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन मेथड है, कोई गड़बड़ नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं, जामा पहनाइए इस क्वेश्चन को आप लोग, और कितना प्यारा प्रश्न है, करके दिखाएं, सीखते जाएं, करके दिखाएं, और लाइक वाइक करते रहें बढ़िया तरीके से। समय सीमा समाप्त होगी, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है। बोला जा रहा है सर रुपए 750 हैं और एक्स वाई जेड में 3 भागों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि x-5, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, x-5 अनुपात अनुपात y-10, वेरी गुड, अनुपात z-15। तो यार ये कॉन्सेप्ट को इतना प्यारे से समझाऊंगा ना, क्योंकि ये है मतलब पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। आपको जब भी कुछ लगता है कि आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अनुपात के साथ, तो आप अनुपात को मान लो। बोले क्या मानूं सर? बोले यार ऐसा मानो जो आप इसको जस्टिफाई कर पाओ। तो मैं कहता हूं सर x-5 को अगर मैं मान लेता हूं 5k, चलेगा? हाँ, क्योंकि अगर आप इसको k मान लेते हो तो ये एक तरीके से नंबर्स हो गए। अब सारे आप इसको इसके बराबर करो, इसको इसके बराबर करो, इसको इसके बराबर करो, क्या दिक्कत है बताओ? हाँ सर, बात तो सही है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y-10 बराबर हो जाएगा आपका 4k, और z-15 बराबर किसके हो जाएगा, 3k। अब मैं x y z की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो यहां से मैंने वैल्यू निकाली x की, तो 5k प्लस का 5, मैंने निकाली y की 4k प्लस का 10, मैंने निकाली वैल्यू z की 3k प्लस का 15। सर अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, अब क्या करोगे आप? जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई तो अब क्या करोगे? मैंने कहा यार यही तो पैसा है, यही तो बांटा है मैंने एक्स वाई जेड में, और यही पैसा इसके बराबर ही तो होगा। यानी कि इन सबको जोड़ता हूं तो 15 और 15 30 आ रहा है, प्लस 5 और 4 9 और 3 12 के, तो 12k प्लस 30 ही तो मेरा 750 रुपए के बराबर है भाई साहब, क्योंकि यही तीनों चीजें जुड़कर ही तो बन रही है। यार बात तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 12k बराबर 720 आ गया, तो k बराबर कितना निकल कर आ गया, 60। ये हुई ना बात। अब k बराबर अगर 60 निकल कर आ गया, अब कुछ भी निकाल सकते हो। आपसे y का हिस्सा पूछा है तो y का निकाल लेते पहले, तो 240 और 10 250, तो y को कितना मिलेगा, 250। तो जो लोग 240 दे रहे थे वो गलत हो गए, पहली बात तो वो सारे बच्चे गलत हो गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात है, इतना प्यारा प्रश्न है तो इसकी वैल्यू भी बनती है। x की वैल्यू निकालो। सर x की वैल्यू हो जाएगी 305, क्यों? अरे k की वैल्यू रख दूंगा ना 60, तो 305, और इसमें k की वैल्यू रख दूंगा, कितना आ जाएगा, 180 और 15, 180 और 15 195। ऐसे आपके पैसे बांटे जाएंगे भाई साहब। क्वेश्चन कैसा लगा माय डियर? मजा आया?
लाइक करिए, क्योंकि इससे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिल सकता, ये मेरा वादा है आपसे। और पेपर में इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं, ये भी विश्वास करिएगा आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खूबसूरत सा अगला प्रश्न आपके सामने, जामा पहना दीजिए इस प्रश्न को। चलिए कम ऑन। अरे भाई फास्ट नहीं हो सकता है ना, समझाने दीजिए पवन, सबको समझाना है भाई, है ना। फास्ट फास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कंटेंट क्वालिटी की बात करिए आप प्लीज। देखिए अब ये वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आना चाहिए बस। जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो ना, जैसे बहुपद दे दिया मैंने, द्विघात बहुपद है, इसके है ना ये शून्यांक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल है कि आपको सबसे पहले मूलों का योग निकालना पड़ेगा। बोले क्या होगा सर, माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी बाई ए माइनस 2/6, यानी कि माइनस का 1/3। सिंपल। तो दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको क्या करना है, इसे हल करना होता है। अब हल करने का भाई आप सॉल्व करोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों तरफ गुणा कर दिया, नीचे अल्फा बीटा आ गया, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपको वैल्यू रखनी होगी। ये इन दोनों से कैसे संबंध हो सकता है वो सोचना होगा। तो कैसे होगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये कुछ मैंने अनोखा नहीं लिखा है, तो जो लोग नए हैं, जिनको थोड़ी सी कम समझ होती है कि ऐसा क्यों किया आपने, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, मैं बताता हूं। मेरे पास केवल यही दो मौजूद हैं। ये दोनों कैसे आए सर, जब कभी भी द्विघात बहुपद होता है ना, तो मूलों का योग निकालना आसान होता है। जब कभी भी मूलों का गुणनफल निकालना होता है ना, तो वह सी बाई ए होता है। ये कॉन्सेप्ट है, सीख जाओगे। मैं लगातार इस पे प्रश्न देने वाला हूं आपको हर सेट में। सर ये कैसे किया, जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करना सीखा था ना, तो मुझे पता लग गया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस 2ab होता है। तो अगर मुझे ये निकालनी हो, तो क्या मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab नहीं रख सकता, क्या रख सकता हूं। कारण क्या है ऐसा करने का, सर कारण आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बोला ये कारण है सर, जिससे कि हम यहां पर ये वैल्यू रख पाए जो हमारे काम की है। बात तो ठीक है। अब रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/6 स्क्वायर है, तो प्लस का 1/36 माइनस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2/3। नीचे अल्फा बीटा, नीचे क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 1/3। सॉल्व करता हूं और क्या करूंगा, सॉल्व करने के लिए यहां पर मैं 12 का गुणा कर दिया, ठीक है, और यहां पर 12 का गुणा कर दिया और यहां पर भी कर दिया। लो कारण क्या था सर, कारण यह था कि 36 से 36 कट गया। लो तो 12 दूनी 24 और 1 25, नीचे आ रहा है माइनस का 12, तो माइनस 25/12। क्या आप में से सभी का आंसर यही आ रहा है क्या, कितने विद्यार्थियों का आंसर माइनस का 25/12 निकल कर आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए भाई। मजा आ गया क्या, यस या नो। अरे कितने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, और यही पे ही तो प्रश्न बनते हैं डियर। मजा आया, लाइक वाइक करते रहिए बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये लीजिए, उसका जवाब दीजिए। ये लीजिए भाई, करके बताएं क्या उत्तर होगा। कम ऑन, आराम से तसल्ली से करना। रोज 12:30 बजे होती है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव की एक दूरी को तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, और धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है।
यानी कि हमें धारा की दिशा में जाना होगा और धारा की विपरीत दिशा में जाना होगा। मुझे बस इतना सा पता है कि दूरी बराबर है, तो चाल का जो रेशो होगा टाइम के रेशो का उल्टा होगा, यानी कि यहां पर आएगा कम वाला और यहां पर आएगा 8 घंटे 48 मिनट को हल करके। 8 घंटे 48 मिनट 48/60 पूरा लिखो ना भाई घंटे में। जब यहां 4 घंटे लिख रहे हो तो यहां v प्लस यू के सामने ज्यादा समय होगा और यहां पर कम होगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। बस सॉल्व कर लो। 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 8 पंज 40, 44, 44/5। तो मैंने इसको हल कर दिया, देखो 4 से काटा 11/5। अब क्या कॉन्सेप्ट बताया था, योगांतर अनुपात, जहां पर v अपॉन यू बराबर होता है 11 + 5 अपॉन 11 - 5। सर ऐसे ही करना जरूरी है? नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो तो भी यही निकल कर आएगा। तो 16 बटे कितना हो गया 6, यानी कि 8/3। और यही पूछा गया है आपसे कि धारा की, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना होगा, तो आंसर कितना होगा 8/3। योगांतर अनुपात। क्लियर? मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा प्रश्न। मैं आपको समय देता हूं मात्र 20 सेकंड का और मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। चलिए आइए, देखो समय समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन के कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो तो जो लोग समझ सकते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनके लिए समय लग सकता है। आइएगा, तो बोला गया है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर आपको 7 दे रखा है। अंकों का अंतर आपको 7 दे रखा है, ठीक है। अंकों का जो अंतर है वो आपका 7 है। यदि अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो पुरानी संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। जब कभी भी अंतर की बात आ जाए और 7 दे रखा है तो इसका 9 से गुणा कर दिया जाता है, वही उन दोनों के बीच का अंतर होगा, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा 63 होगा। क्या होगा भाई 63 होगा। अब कौन कौन जानना चाहते हैं, अरे ये तो डायरेक्टली कर दिया सर आपने, कोई कंसेप्ट वंसेप्ट है या नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंसेप्ट के बिना बात नहीं हो सकती है। और अगर मैं आपसे कह दूं कि इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि दो अंकों की, सुनना, दो अंकों की किसी संख्या का योग दे दिया मैंने आपको 5 दे दिया, दो अंकों की किसी संख्या का जो योग है, अंकों की संख्या का योग है ना, अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग दे दिया। चलो इसको पहले समझा देते हैं, ऐसा क्यों हुआ। प्लीज सामने देखिए, मजा आ जाएगा। प्लीज प्लीज आपके सामने देखिए। नहीं समझे ना, नहीं समझे ना, आइए। जब कभी भी आप संख्या लिखते हो, मैंने कहा भाई 25 लिखो, तो आप ऐसे लिख देते हो ना 25, तो 25 केवल ऐसे लिख दिया जाता है क्या कि ये संख्या हो गई क्या? नहीं, इसके पीछे तत्व है। बोले क्या तत्व है सर? कि 25 में 5 तो आपका इकाई अंक होता है, जिसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट, कहते हैं ना, और 2 आपका दहाई का अंक होता है ना, दहाई का अंक। तो आप संख्या को सच बताइए कैसे लिखोगे। अगर हम बात करना चाहें, यानी कि ये होता है 10th डिजिट, काम आएंगे प्लेस वैल्यू सब। क्वेश्चन धीरे धीरे सारे टाइप के कराऊंगा। तो सर बात तो आपकी ठीक है, आप इसको 2 और 5 थोड़ी लिख सकते हो कि भाई संख्या हो गई, नहीं, आप इसको क्या लिखोगे 20 + 5। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? अरे सही कह रहा हूं ना भाई। आप इसको 2 और 5 थोड़ी लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे 20 और 5। क्यों? क्योंकि सर 5 तो इकाई का अंक है, तो आपने सही लिखा, लेकिन यहां 2 जो है वह दहाई का अंक है, तो इसलिए 20 आया। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई संख्या x और y है तो उस संख्या का सही प्रारूप क्या होगा? उस संख्या का सही प्रारूप लिखो, लिखो आप भी तो लिखो। सर ये होगा 10x + y। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अंकों को बदल दूं, यानी कि एक्स वाई की जगह वाई एक्स कर दूं, सर क्या हमेशा यही लिखा जाएगा? अगर इस पर क्वेश्चन बन रहा है ना, तो आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे आज तक, सबकी यही भाषा होती है, अंकों को बदल दिया जाए तो अंतर क्या हो जाएगा। मैंने यही सोचा कि आज मैं आपको समझा देता हूं। ये हो जाएगा tan y प्लस एक्स। तो जो ये संख्या होती है ना, ये होती है मूल संख्या। मूल संख्या समझते हो? मूल संख्या का मतलब ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ये होती है मूल संख्या। तो आप डिफरेंस निकालना, जरा अंतर निकालना इन दोनों का। अंतर तो निकालो, अंतर निकालो। मैंने इसका और इसका अंतर पूछा आपसे, एक बार निकालोगे क्या मेरे लिए? अंतर निकालो। तो सर जब मैंने इसमें से ये घटाया तो निकल कर आया 9y माइनस 9x। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं उचित कह रहा हूं? क्या बताइए, क्या जो अंतर आएगा क्या वो यही आएगा क्या डियर स्टूडेंट? सोचो ना, मैंने इसमें से ये घटाया तो 10y में से अगर एक y जाएगा तो 9y आएगा, और x में से 10x जाएंगे तो माइनस 9x आएंगे। तो अब यहां से आपको एक चीज निकल कर आ रही है, कृपया करके ध्यान दीजिए, कृपया करके ध्यान दीजिए कि अगर किसी संख्या के अंकों का अंतर आपको दे दिया कितना, 7, तो उस संख्याओं की नई संख्या का अंतर कितना होगा? तो संख्याओं के बीच का अंतर अंकों के अंतर का हमेशा 9 गुना होगा, हमेशा 9 गुना होगा, हमेशा 9 गुना होगा। लिख लीजिए, यानी कि यहां पर अगर अंकों के बीच का अंतर 7 है तो संख्याओं के बीच का अंतर 63 होगा। क्या बात है सर! यानी कि सर इसका मतलब अगर y माइनस एक्स, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अंकों के बीच का अंतर 5 दे रखा है, तो नंबर्स के बीच का अंतर कितना होगा? नंबर्स के बीच डिफरेंस बताओ बताओ बताओ। तो सर डायरेक्टली बता दूंगा 45 होगा। क्या बात है! क्यों? क्योंकि 9 गुना होता है अंतर। यानी कि अगर मैं कह दूं सर अंकों के बीच का अंतर आपका 8 है, तो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा? नंबर्स के बीच डिफरेंस तो सर 72 होगा। तो ये अब आप डायरेक्टली बता सकते, इसलिए डायरेक्टली लिखा जाता है। और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये अब आपका कारण बन गया। जी हां, नेक्स्ट वन आइए करके बताएं। 20 सेकंड 10 सेकंड में करिए, कम ऑन। और लाइक वाइक करते रहिए सेशन को भाई, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। डेली होगा क्रैक द मैथ, मजा आ जाएगा आपको। चलिए भैया, समाप्त हो गया समय। आराम से समझना, इस पे आता है, आपको लगता होगा बहुत आसान है, मुझे भी पता है, लेकिन पूरा सेट ऐसा ही होगा जैसा पेपर आता है कि ए का दाम है ना बी के दाम से 25% कम है। अब समझो, समझो मेरे डियर स्टूडेंट जो आज पहली बार पढ़ रहे होते हैं, जिनको थोड़ी कम नॉलेज हो पाती है, क्योंकि कारण है कि शुरू से नहीं पढ़ पाते हैं। तो 25% को आप क्या किस में लिखोगे? 25% को अगर आप भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? सर 25/100 जानता हूं, यानी कि ये 1/4 हो जाएगा। समझना, कॉन्सेप्ट को समझना कि ए का दाम है ना बी के दाम से, किसके दाम से? अरे किसके दाम से? बी के दाम से, यानी कि किससे? बी से। तो जो नीचे होता है ना, वो जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है वही होता है। यानी कि 4 अगर आपका बी है तो कम है ना सर, एक कम है ना, कौन? ए, यानी कि 3 है सर। तो ऐसे आप बनाना सीखिए कि ए का दाम बी के दाम से, बी के दाम से, तो बी का दाम 4 होगा तो ए का कम होगा कितना? एक कम, कितना हो गया? 3। तो बस अब ये क्या पूछा गया है आपसे? बी का दाम ए के दाम से कितना ज्यादा है? ज्यादा तो एक ही है, लेकिन अब पूछा गया किससे? ए के दाम से। तो जिसके साथ में से आ जाए या का आ जाए वह नीचे आता है। तो कॉन्सेप्ट की बात है डियर, बाकी तो सब समझदार ही हो आप। मैं तो ये छोटी छोटी चीजें समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि हर किसी के लिए उपयोगी है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो कल आने वाला प्रश्न तो आप कर पाओगे एटलीस्ट। जब भाई डेली सेट होगा तो एग्जाम तक आपको अगर मुझे तैयार करना है, देखते ही आंसर देना है एग्जाम में,
तो मेहनत रेगुलर करनी पड़ेगी डियर। अगला प्रश्न, कम ऑन, चलिए। और भाई सेशन को लाइक वाइक करते रहिए, जिनसे नहीं हो पा रहा है कोशिश करें, हो जाएगा। चलिए देखो कुछ कॉन्सेप्ट को समझो। बोले 11 छात्र दे रखे हैं, बोले माध्यिका दे रखा है। अब माध्यिका भी समझा देता हूं। अगर आपके पास कोई भी डेटा दे रखा हो और इसकी माध्यिका आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, माध्यिका आपको निकालनी है, तो वह माध्यिका क्या होगी, आइए समझते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, माध्यिका कैसे निकालते हैं। बोले सर माध्यिका दो तरह के डेटा की निकाली जाती है। जब डेटा आपके सम संख्या में उपस्थित हो, जब डेटा आपकी सम संख्या में उपस्थित हो तब माध्यिका निकाली जाती है, और जब डेटा आपके विषम संख्या में उपस्थित हो, यानी कि ऑड नंबर्स में उपस्थित हो। तो यहां पर हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं, या तो अब 11 है, अब ऑड में आएगा। अब दोनों के अलग अलग नियम है। नियम क्या है सर, सबसे पहला नियम, स्टेप नंबर 1, डेटा को आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहला असेंडिंग ऑर्डर। अब जमाने के बाद में अगर आपका एन अगर इवन आ जाए, तो इवन आने का मतलब, जैसे कि मान लो एन मेरा इवन आ गया, इवन आ गया, तो क्या करना है, पहले बटे 2 करना है वहां पद, और उसका अगला मतलब n/2 व प्लस 1 व पद, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो। अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अभी दिमाग में रखो आप बस। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है फास्ट कराइए। भाई फास्ट फास्ट मत करो यार, जो चीज समझने वाली है, अगर मैं एक एक चीज ना बताऊंगा तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा। तो कृपया करके प्लीज थोड़ा शांति बनाए रखें, सभी को समझाने दो, है ना, वही काम है अपना। अगर विषम आ जाए तो, विषम आ जाए तो सर, विषम आ जाए तो अगर n आपका ऑड हो गया तो डायरेक्टली करना है। कैसे, n+1/2 वहां पद। तो ये सही है सर। अब आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाना है मुझे, अभी कोशिश करो। तो पहले बताइए सर, यहां n बराबर 11 है, तो आपको कौन सा पद माध्यिका होगी। तो सर 11 + 1/2 छठवां पद, यानी कि इस श्रेणी का आपको छठवां पद निकालना है। तो करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊंगा तो सबसे छोटा क्या, सबसे छोटा क्या, बोले सबसे छोटा 40, उसके बाद 51, उसके बाद 55, है ना, फिर 56, फिर उसके बाद 55 हो गया, 56 हो गया, मैं 6 तक ही जाऊंगा, बहुत समझदारी से खेल रहे हैं अपन। 40, 51, 55, 56, 40 हो गया, 51 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, 58 हो गया। तो ये हो गया मेरे 1 2 3 4 5 ही हुए हैं। अब छठवां जो होगा ना वही उत्तर होगा। 51 के बाद आ रहा है 60, सॉरी 58 के बाद आ रहा है 60, तो 60 ही मेरा राइट आंसर है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ऐसे ही करना है क्या, यस, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ऐसे ही करना है। ठीक है माय डियर, क्लियर हो गया। चलिए अब पहली चीज तो ये समझ में आ गई। अब मैं लगे हाथ एक चीज और बताना चाहता हूं जो कि इससे रिलेटेड भी है। अगर मैं इस दिए गए डेटा की रेंज निकालना चाहूं, रेंज मतलब होती है कोई भी डेटा दिया जाता है उसकी परास निकालनी हो, तो परास क्या होगी बताओ, परास क्या होगी। तो बोले गुरुजी, हाँ, परास एक चीज होती है, बोले क्या, अधिकतम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को आप माइनस कर दो। तो किसी भी डेटा का, इस डेटा का अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मेरे को दिख रहा है 72, और न्यूनतम कितना है 40, तो परास निकल कर आ गई 32। तो आपसे अगर परास पूछेगा तो आपका उत्तर आएगा 32। अगला प्रश्न, भाई लाइक वाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 20 सेकंड का समय है, मात्र 20 सेकंड भी ज्यादा है।
आइए भैया करते हैं क्वेश्चन, सीखते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं। देखिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज इतने रुपए दे रखा है और दुगना हो जाता है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी ब्याज दुगना हो जाए तो डेटा का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जब हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर? एन टाइम्स कॉन्सेप्ट। साधारण ब्याज में हमने एन टाइम्स कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो कॉन्सेप्ट कहता है हमें कुछ मूलधन की जरूरत नहीं है, RT अपॉन 100 बराबर n-1 होता है बस। और यहां n क्या है? दुगना हो रहा है, तो बस लगा दो ना यार। तो दुगना हो रहा है 2 - 1 1, रेट आपको दे रखी है 5 गुणा 100, आंसर आ जाएगा, समय निकल जाएगा 20 साल। बस ये हुई ना बात, खत्म काम। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात है, एक एक करके लिखते जाओ इन सब चीजों को, क्योंकि यही आपका रिवीजन होने वाला है और यही सब चीजें रिवाइज होने वाली है, तो इन चीजों को लिखते जाओ। एन टाइम्स वाली बात आ जाए तो बस, हाँ ऐसा ही कुछ भी पूछा हो, क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके बताएं भाई साहब। अगला प्रश्न, कम ऑन। देखिए अगला क्वेश्चन ये था और 25 सेकंड में कर सकते थे। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। 6 पुरुष हैं तो 6 पुरुष हो गए, 8 महिलाएं हो गई। 8 महिलाओं को मैं विमेन मानता हूं, पुरुष को मैन और महिलाओं को विमेन, दोनों मिलकर क्योंकि और आ रहा है तो बीच में प्लस होगा। 10 दिन में करते हैं, कर दिया। एक महिला एक दिन में एक पुरुष के द्वारा किए गए कार्य का आधा काम करती है, यानी कि क्या हम कह सकते हैं, जो आदमी है औरत से दुगना काम करेगा। सर आपको किसने बोला? अरे बोला है ना कि एक महिला एक दिन में पुरुष से आधा काम करती है, यानी कि पुरुष अगर 2 काम करेगा तो महिला 1 काम करेगी, यानी कि यही आपकी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। हाँ, टोटल वर्क निकाल सकते हो क्या? निकल गया ना टोटल वर्क। कैसे निकल गया? अरे यही तो टोटल वर्क है। बस यहां एम की जगह 2 रख दो, डब्ल्यू की जगह 1 रख दो। तो एम की जगह 2 रखेंगे तो 12 और डब्ल्यू की जगह 1 रखेंगे तो 8। 12 और 8 20 इंटू 10, यानी कि 200 यूनिट आपका काम है। क्लियर है भाई यहां तक? चलो अब पूछा क्या गया है भाई, 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी? तो एक महिला 1 की एफिशिएंसी से काम करती है, तो 10 महिलाएं 10 की एफिशिएंसी से काम करेंगी और आपका टाइम निकल कर आ जाएगा 20 दिन। बस सबका राइट आंसर आ गया माय डियर। अच्छा लग रहा है ना? ये बता दीजिए बस आप, क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मतलब रखता है। ठीक है, मजा आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न करिए, 10 सेकंड में, ओनली 10 सेकंड। चलिए भैया, सर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? बहुत मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 40 प्लस 30 70 और 40 माइनस 30 10 बराबर 10 इंटू क्वेश्चन मार्क। 10 से 10 काट दिया तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी थी जो कि 70 आ जाएगी। तो 70 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये लीजिए, और हमेशा की तरह अब मैं आपको 4 क्वेश्चन हमेशा होमवर्क में दिया करूंगा, मतलब ये नियम बन जाएगा। ठीक है, करिए चलिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और हमें आपको बताना भी है कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाना भी है।
आइए समझाता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में दम है भाई साहब। आपसे बोला जा रहा है कि 1540 रुपए की दर पर रेडियो बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है। अब एक रेडियो पर उसे 12% का लाभ होता है और दूसरे पर 12% की हानि होती है, और दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य पर कुल कितना लाभ और हानि हुआ। यानी कि अगर 12% का लाभ होगा, यानी कि 100 अनुपात ये अगर आपका क्रय मूल्य है, तो पहले रेडियो की बात कर रहा हूं तो 112 आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। मैं दूसरे रेडियो की बात कर रहा हूं तो 100 में खरीदा, और फिर आपने बोला कि भाई 12% का आपका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 88 में आपने बेच दिया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये भी 1540 के बराबर कर दीजिए, और जो कि है ये भी 1540 के बराबर कर दीजिए। यहां से क्रय मूल्य निकाल दीजिए, यहां से भी क्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो मैंने वही काम करना शुरू कर दिया। मैंने इसको काटा 7 से, तो 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 16 सत्ते 112 होता है। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 220। एक रेशो की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, मैंने काटा इसको, 16 का भाग दिया, 16 एकम, या फिर मैं 8 से भी काट सकता हूं या 4 से भी काट लेता हूं। तो 4 से काटा तो ये हो गया सर 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 55/4। और 55/4 को अगर मैं हल करता हूं, एक रेशो की वैल्यू 55/4 है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 55/4 गुणा 100। लो भाई, हो गया ना सॉल्व, कितनी आसानी से हो गया। 25 इंटू 55, तो 25 पंजे 125, बचे 12, 25 पंजे 125 और 10 135, 137, 1375 रुपए क्रय मूल्य आ गया पहले रेडियो का। इसी प्रकार दूसरे को सॉल्व कर दिया, 11 8 88, 11 से काटा, 11 एकम 11, बचे कितने 4, 11 चौके 44। 2 से काटा मैंने इसको 4 बार, 2 से काटा मैंने इसको 70 बार। अब मैं सॉल्व कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यानी कि मैं 70/4 का गुणा कर दूंगा, तो 25 सत्ते 175, यानी कि 1750। ये इसका क्रय मूल्य आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है कि लाभ और हानि बताओ, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना है, टोटल विक्रय मूल्य कितना है सर, 1540 प्लस 1540, यही तो है। तो ये हो गया भैया 3080, ये टोटल विक्रय मूल्य है। और टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, 1375 और 1750। तो 5 7 और 5 12, 4 और 7 11, और 3 3 1 2 5, तो 3 1 2 5 और 3080 क्या हो रहा है, लॉस नजर आ रहा है भाई साहब, लॉस नजर आ रहा है। लॉस कितने रुपए का, 45 रुपए का लॉस नजर आ रहा है भाई। कितने का, 45 का। 3 1 2 5 माइनस 3080। तो भाई मजा आ गया क्या, मजा आया क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हो रही हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। अब मैं आपको हर सेशन में होमवर्क दिया करूंगा, जिससे कि आप खुद का दिमाग लड़ाकर भी आएंगे और वह होमवर्क के प्रश्न कल हल किए जाएंगे। ये कैसा विचार है, जल्दी से बताएं, ये कैसा विचार है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। तो होमवर्क का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेकर बैठा है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन। कोशिश करना, मजा आएगा आपको। और चौथा क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, जो हमेशा की तरह चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चीजें खुद के लिए भी होनी चाहिए, जिससे कि सेशन की वैल्यू पता लगे आपको। ये 4 क्वेश्चन आपको पेपर देखो यार, मतलब ऐसा पेपर बनाया ना कि क्वेश्चन आने ही वाले हैं यहां से, ये समझ लेना आप लोग। ये मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, अगर आपको अब सिलेक्शन चाहिए तो मन लगाकर इस सेशन को छोड़ना नहीं है, साथ के साथ इसका बड़ा भाई भी नहीं छोड़ना। ठीक है ना। और जिनका भी पेपर आज हो गया, सबसे सटीक एनालिसिस के लिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज देना, एनालिसिस करवा दूंगा। साथ के साथ में कैच द मैथ जो रात को 8 बजे होता है, वह भी आपको लेना होगा। यह फ्री होता है अनअकैडमी पर, यह भी आपके लिए है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 8 बजे होता है अनअकैडमी पर। कैसे लेंगे मैं बता देता हूं, लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा। साहिल 10 आपको कोड लगा देना है वहां पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप एसएससी एग्जाम के अंदर जाएंगे, स्पेशल क्लास में जाएंगे, फॉलो कर लेना मेरे को,
फॉलो करने के बाद में मेरी प्रोफाइल के अंदर जाकर स्पेशल क्लास में जाकर सी ऑल पर चले जाना। जैसे ही सी ऑल पर जाओगे तो 8 PM वाली क्लास देख लेना बस, और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर जुड़ जाना है फ्री प्लान के लिए। फ्री प्लान मिलेगा, अनलॉक हो जाएगा फ्री प्लान। और आप मेरे से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बढ़िया पढ़ाई करो, मेरा बैच चल रहा है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। साहिल 10 कोड लगाकर अभी जुड़ जाओ, मौका भी है जिसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। साहिल 10 कोड लगाकर एसएससी एग्जाम में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, 12 और 24 महीने का लेकर, नीचे कोड लगेगा, जुड़ जाओ, ठीक है। कैसा लगा सेशन, जल्दी से मुझे बताओ, सेशन कैसा लगा, जल्दी से मुझे बताओ सेशन कैसा लगा। पीडीएफ में नीचे पिन करवाऊंगा, डेली आपको पीडीएफ नीचे पिन होके मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो पीडीएफ पिन हो जाएगी, थोड़ा 10 मिनट वेट कर लिया करो, है ना, 10 से 15 मिनट वेट कर लिया करो, सेशन के बाद में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, लाइक जरूर करें और प्रॉमिस करें कि डेली आप शेयर करोगे। सेशन कैसा लगा जल्दी से बता दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो। ऐसा ही खूबसूरत सेशन डेली होगा अब, और आपसे यही उम्मीद करूंगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अब लग जाओ, मैं अवेलेबल हमेशा हूं आपके लिए। मजा आया, ठीक है, लाइक जरूर करें सेशन को और अपना ध्यान रखें, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। एनालिसिस अभी करवाएंगे, क्वेश्चन भेजने दो, है ना, ओके, लव यू ऑल, मिलते हैं थोड़ी देर में, है ना, ओके बाय।